किस्मत पहले से ही लिखी है या हम बदल सकते हैं? आप कहते हैं, जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि फ्री विल लगभग किसी के पास रही नहीं आज के जगत में, सब संस्कारों के से मजबूर है। तो क्या हम सब प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर है, ये कह सकते हैं? तो फिर पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? मोस्टली आज के समय में ना सारे प्रोग्राम्ड है, सारे संस्कार से मजबूर हैं और फ्री विल आज के डेट में तो किसी के पास नहीं है। क्वांटम फील्ड जो ये बातें कर रहे हैं, क्वांटम फील्ड सूक्ष्म जगत की, पहले क्या था कि क्लासिकल फिजिक्स था। क्लासिकल फिजिक्स मतलब स्थूल जगत की बातें, और धीरे धीरे जैसे हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, क्वांटम साइंस आया कहाँ से? वो एनर्जी प्रिंसिपल से ही आया। तो वो कंडीशंस है, उस हिसाब से हम कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे जो हमारे योग का प्रोसेस ही वही है, हम कहीं भी बैठ के किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पहले होता था। जैसे क्वांटम साइंस का एप्लीकेशन ही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। हाँ, जो पूरा सृष्टि में चारों तरफ व्याप्त है, उसकी ऊर्जा। जैसे हमारे शरीर में हमारे आत्मा की ऊर्जा ही है, ऐसे सृष्टि परमात्मा की शरीर है, उसमें परमात्मा की ऊर्जा फैला हुआ है। पर हजारों साल पहले ही ये सब चीजें हो चुकी थी। जब राजा पद्म की और लीला की हम कहानी भी पढ़ते हैं, वही आत्मा दूसरे लोक में एक जीवन जी रही होती है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम, हमने एंटेंगलमेंट की बात करी, उसमें उससे अध्यात्म से जोड़ा, ज्ञान से जोड़ा, योग से जोड़ा, आपकी आत्मा की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से जोड़ा, सृष्टि का पूरा चक्र को जोड़ा कि वो चैतन्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इसलिए विज्ञान अभी कई चीज़ों में पीछे है। लेकिन जैसे बापूजी ने कहा है कि अभी आगे आने वाले में स्पिरिचुअल एआई होगा, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग की ये सब व्यवस्थाएं आएंगी। परम शांति, परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद महत्वपूर्ण और गहरा रहने वाला है। आज हमारी जो चर्चा है, आज चर्चा भी बेहद साइंटिफिक लेवल पे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों से ही कनेक्ट होकर होने वाली है। तो आज क्या विषय है मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स और हमारे हज़ारों वर्ष पुराने सांख्य दर्शन दोनों को एक साथ जोड़ती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट की, जहाँ पे बात होती है दृष्टा भाव की। यहाँ पे सांख्य योग पुरुष और प्रकृति सिद्धांत को दोनों को साथ में जोड़ते हैं। तो हम इन सब की चर्चा भी करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वांटम फिजिक्स, जिसे दुनिया आज का सबसे मॉडर्न विज्ञान मानती है, जिसका हर रहस्य, हर नियम जो है और इसका हर खोज हमारे भगवत गीता के अध्याय 13 में पहले से ही कह दिया गया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सुपर पोजिशन की, एंटेंगलमेंट की बात करेंगे, ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे ऋषि मुनि, इन्हें पहले से ही इनकी चर्चा की जाती थी, बस दूसरे नामों से पुकारते थे। कोई दृष्टा कहता था, कोई क्षेत्र कहा, जहाँ कहीं पर क्षेत्रज्ञ कहा गया, कहीं पर संकल्प कहा गया इसको। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बेहद महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आपको क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होगी, आज के पॉडकास्ट में आपकी निश्चित रूप से आपको इसके जवाब मिलेंगे। लेकिन आपको शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा गहरा उतरना पड़ेगा, बुद्धि के ताले खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये जितना महत्वपूर्ण है उतना गहरा है। हर एक पॉइंट को हम लोग डिकोड करने वाले हैं, हर एक विज्ञान की टर्म्स को, जो विज्ञान हमें समझाता है, इस सृष्टि के उलझे हुए रहस्यों को खोलता है, जो बताता है कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप किसको देख रहे हो, ये संसार की रचना कैसे हुई। ये पूरे चीज़ों को जिस भाषा में विज्ञान समझाता है उसको हम डिकोड करने वाले हैं हमारी अध्यात्म की भाषा से, जिसमें हम सहयोग लेंगे सांख्य दर्शन का और साथ ही साथ हम भगवत गीता के 13वें अध्याय की। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है वो ज्योति प्रकाश भाई है और उनको किसी भी प्रकार की इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते ही हैं हमारे इस चैनल पे उनके बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। जब भी उनके साथ चर्चा होती है कुछ गहरी होती है और आप सभी का बहुत प्यार मिलता है। आप सब उनके हर एक पॉडकास्ट को बहुत सराहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आशा करती हूँ आज का पॉडकास्ट भी आपको बेहतरीन लगेगा। तो जुड़े रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ा सा हो सकता है ये एपिसोड लंबा रहे हमारा पॉडकास्ट। लगभग मेरे पास 13 से 14 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे ये सारे 13 से 14 क्वेश्चंस को आज के इसी एपिसोड में इसके रहस्य को खोलने की।
तो बेहद धन्यवाद ज्योति प्रकाश परम भाई, परम शांति। शांति, आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में सबको बता ही दिया है, तो आज हम क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी टर्म्स को, जिसमें हम क्वांटम कंप्यूटिंग को भी लेने वाले हैं, राइट। और साथ ही साथ हम उसमें और भी चर्चा लाने वाले हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करने वाले हैं, और उसके बहुत सारे और भी जो भी टर्म्स साइंटिफिक भाषा में बोली जाती है, उसको सहजता से, जो हमारे व्यूअर्स थोड़े से आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सके उस तरीके से। तो सबसे पहला मेरा एक प्रश्न आपसे यही आता है कि आज का जो युवा है वो कहता है विज्ञान प्रूफ मांगता है, और जो अध्यात्म है वो आस्था मांगता है। दोनों साथ में कैसे चल सकते हैं? मतलब अगर हम ये कहें तो क्या ये मान्यता एक प्रकार का भ्रम है, या इसको किस तरीके से आप समझाएंगे? ये बातें की चर्चा काफ़ी हमारे शास्त्र में हुआ है, जो कितने प्रकार के प्रमाण हैं। जैसे विज्ञान बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता है, लेकिन जो प्रमाण बहुत प्रकार के हैं। हर चीज़ का प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की बात जब हम करते हैं, वो प्रमाण ऐसा है जो हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और कुछ प्रमाण जो है हम इंद्रियों से परे है, तो वो अव्यक्त है। तो इसीलिए जो पहले के समय में जो गुरुकुल में अध्ययन होता था, दोनों के अध्ययन होता था, जड़ चीज की भी अध्ययन होता था और चेतन की भी अध्ययन होता था। तो उस समय जो दोनों की जो मान्यता था, हम जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, सृष्टि को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो चेतन है, जो अव्यक्त है, वो नित्य अव्यक्त है। प्रकृति कभी व्यक्त हुआ, लेकिन पहले अव्यक्त था, बाद में व्यक्त हुआ, लेकिन चेतन तो नित्य अव्यक्त है, उसको हमें मानना ही पड़ता है। और जो इसको हमें समझना पड़ता है, सृष्टि को, प्रकृति को हम समझ सकते हैं बुद्धि से, लेकिन चेतन को हम बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, उसको मानना ही पड़ता है। और मान के उससे उसकी जो प्रमाण है, प्रकृति से ही चेतन की प्रमाण मिलता है। प्रकृति के क्रिया को हम जब समझ जाते हैं, तब हमें चेतन की अस्तित्व हमें धीरे धीरे महसूस होने लगता है, समझने लगता है। लेकिन ये जो प्रणाली था, जो गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाया जाता था, गुरु खुद अनुभवी था और वो उस बातों को बताता था। तो आज ऐसे कोई है ही नहीं डायरेक्शन देने वाले। तो ये कारण है कि हम सिर्फ जड़ को पढ़ रहे हैं। जड़ को पढ़ते पढ़ते हमारे बुद्धि भी जड़त्व की ओर जा रहा है। हम जिस चीज के अध्ययन करते हैं, उस दिशा में हमारे बुद्धि एंटेंगल हो जाता है, मतलब उसी में निहित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ऐसे होते होते हमें हर चीज की प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो आज हमें प्रत्यक्ष प्रमाण ये मिल नहीं सकता, जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, तो उसको हम शास्त्र में बताया गया कि आप्त प्रमाण। आप्त मतलब जो प्रमाण कहीं प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल सकता है, ना अनुमान से भी वो हम अपने कर आप में प्रमाणित है, ऐसा हाँ, कह सकते हैं? वो स्वप्रमाणित है, या हमें उसको वेद के वाक्य से प्रमाण होगा, या कोई अनुभवी आत्मा जो अनुभव कर चुका है उसके वाक्य से प्रमाण होगा। जैसे यहाँ पर हम बापूजी के जो अनुभव से ही हम उसको प्रमाण कर रहे हैं, और उसी को हम अनुभव करने की हमें साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो आप्त प्रमाण है। जो वेद वाक्य है वही बापूजी के वाक्य है, वो अनुभवी है। और वेद में भी जो दृष्टा है, जो ऋषि मुनि देखे हैं, बापूजी भी उसी की दृष्टा है, जो मतलब दिव्य दृष्टा है। तो वो अनुभव करके जो बोल रहे हैं, हमें उसे सत्य मान के उसको मानना पड़ेगा, और मान के हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा, तब धीरे धीरे अनुभूति होगा। तो ये रहा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जैसे हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान बोल सकता है कि कैसे हो रहा है प्रोसेस को, क्यों हो रहा है नहीं बता सकता। जैसे बिग बैंग से ही सृष्टि बना, लेकिन बिग बैंग हुआ क्यों, वो आंसर विज्ञान के पास नहीं है। जैसे आज विज्ञान बहुत बातों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हम बोलते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, क्यों है, विज्ञान उसको नहीं बता पा रहा है। हमारे जो अर्थ के ग्रेविटी फील्ड है 9.81 मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्यों है, क्यों है नहीं बता पा रहे। वो मेजर कर, वहाँ पे चैतन्यता आ जाएगी, आ जाता है, इसलिए वो नहीं पता। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिससे पूरा जो ग्रह नक्षत्र जो अपने दायरे में रह के रोटेट कर रहे हैं, उसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है। वो क्यों है, विज्ञान के पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसको मेजर किया कि ये वैल्यू है। इतनी सटीक व्यवस्था सटीक व्यवस्था है, ये भी नहीं अच्छा बता वो भी कितना 6.674, मतलब डेसिमल के बाद इतना है 10⁻11, तभी ये सारे व्यवस्था बना हुआ है।
और ये वैल्यू में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, ये व्यवस्था खत्म हो जाएगा। तो ये व्यवस्था किसने बनाया? हमें ये समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्था किसने बनाई है। ये व्यवस्था तो देखिए, जो इस दिशा में अध्यात्म में गए हैं, जो थोड़ी सी चैतन्यता, कॉन्शियसनेस का कुछ हल्का सा चिंतन रखते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो चलो शायद इस दिशा में मुड़ भी जाए। लेकिन जो युवा जो आज इतना जड़ बुद्धि हो चुका है, वो इस दिशा में तो फिर मुड़ना तो लगता है असंभव ही हो जाएगा उसके लिए। तो मतलब क्योंकि उनको विज्ञान कभी इस स्तर पे शायद बात नहीं कर पाएगा। बात ही नहीं लेकिन कर रहे हैं। आज शायद मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हम आगे अपनी ये चर्चा को लेकर जाएंगे, तो विज्ञान की कुछ भाषाओं को हम जब उसको अध्यात्म से जोड़ेंगे, तो शायद लोगों को समझ आए कि जैसे आपने कहा, हर चीज को प्रमाणित नहीं किया जाता। चाहे हम हवा को चाहे महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख तो भी नहीं सकते, तो भी हम उसको मानते हैं क्योंकि उसका एहसास है। तो ऐसे कई ऐसी चीजें तो हैं। उसमें बहुत मतलब मेरे को एक याद आ रहा है, भगवत गीता में 15वां चैप्टर में कृष्ण ने एक बहुत अच्छा दिया है कि खाना तुम खा सकते हो, लेकिन पचाने का सामर्थ्य मेरे से आता है। राइट। जैसे क्या है, मैं उसके ऊपर बहुत चिंतन कर रहा था। जैसे खाना जो हम खाते हैं, कोई भी खाना, वो तो एक कंपाउंड है जो भी खाते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उसके अंदर बॉन्डिंग है। हम खाना जैसे खाते हैं, एंजाइम रिलीज होता है, वो बॉन्ड्स को तोड़ता है। वो बॉन्ड के अंदर एनर्जी है, जो केमिकल बॉन्ड्स है वो एनर्जी है। वो एनर्जी क्या होता है, ब्लड फ्लो के होके हमारे ब्लड के अंदर जाके सेल्स के अंदर जाता है। सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है। एक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कर्व साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये प्रोसेस से वो उससे ऊर्जा लेता है, उससे ऊर्जा निकालता है, कुछ एटीपी बनाता है, एक एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट करके एक कंपाउंड बनाता है। वो फिर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता अरे है। बाप रे। ये सब कन्वर्ट होता है, जो मांसपेशी, जो हमारे जो सेल्स है, वो एनर्जी वहाँ से डिराइव करता है। तो हमें पता नहीं, हम खाने के बाद इतना प्रोसेस हमारे अंदर होता है, ये सब क्वांटम प्रोसेस है। राइट। और ये जो प्रोसेस है क्यों हो रहा है, विज्ञान तो बोल दिया क्यों हो रहा है, किसने कर रहा है। तो जब तक मनुष्य के शरीर में जीवन है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चल रहा है। तो यहीं से प्रूव होता है कि एक चेतन शक्ति है, परम चेतन शक्ति है, जो उसको दिशा दे रहा है, उससे डायरेक्शन दे रहा है कि एटीपी से एडीपी बनना है, ग्लाइकोलिसिस होना है, कर्ब साइकिल होना है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होना है। ये तो विज्ञान बता रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, ये नहीं पता वो परमात्मा की कृपा है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं, खाना तो तुम खा रहे हो, लेकिन जो पचाने वाला जो चीज है वो मैं कर रहा हूँ। अब जब हम उसको बहुत एनालिसिस करेंगे, उसके पीछे एनर्जी है ना, एनर्जी है, तो वो इसीलिए वो समझ के बाहर है। वो जो एनर्जी, ऊर्जा जो है, ऊर्जा के प्रवाह की भी एक दिशा है, उस दिशा में जाएगा। जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, तो उस टाइम वो बोलता है प्राण वायु, अपान वायु, अग्नि, वैश्वानर, मतलब अग्नि तत्व, मतलब अग्नि तत्व वायु तत्व कंबाइंडली काम करते हैं। और अग्नि तत्व वायु तत्व वाइब्रेट कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन का ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, वो आकाश तत्व से आ रहा है। आकाश तत्व में जो वाइब्रेशन है वो कहाँ से आ रहा है, वो चेतन से आ रहा है। वो चेतन से वाइब्रेशन जो आ रहा है वो परम चेतन से आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है, उसको हम विज्ञान नहीं देख सकता है। तो इसीलिए विज्ञान जो बहुत खोजी है, उसको और गहराई में जाना पड़ेगा। ये तो फिर सृष्टि के ब्लूप्रिंट को समझना पड़ेगा उसको पूरा क्यों पूछना पड़ेगा। इवन हम जब योगा प्रैक्टिस भी करते हैं, तो अक्सर हमारे ट्रेनर्स भी यही समझाते हैं कि आप लोग अपने शरीर को ही नहीं समझ सकते, कि सृष्टि के रहस्य को क्या समझोगे। जो शरीर में, जैसे आपने एक पूरा प्रोसेस समझा दिया, जो कई लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे हम इतने तो विचार करते ही नहीं, बस खाया और पचाने का ही सोचते कि पच जाए बस, पर इतना प्रोसेस किसी को पता नहीं है। तो समझिए कि अपने शरीर को ही नहीं हम समझ सकते हैं, तो इतने बड़े सृष्टि क्रम को क्या समझेंगे। हमारे ज्ञान में भी है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। हम अपने पिंड को समझ जाएंगे तो ब्रह्मांड को भी समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्मांड के सारे क्रियाएं हमारे पिंड के अंदर हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड के पंच तत्व हमारे अंदर भी वही पंच तत्व है। तो चलिए, अभी अगला प्रश्न जो है वो एक बहुत सीधा और क्वेश्चन है, जो अक्सर मेरे को भी आता है और हमें भी होता ही है ऐसा, कि अचानक से हमने कुछ विचार किया, किसी क्षण में हमने किसी को याद किया और अगले ही क्षण में उसका फोन आ जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग जगह पे अब लेकर जा रही हूँ इस टॉपिक को, कि भाई ये केवल एक संजोग था या कोई क्वांटम एंटेंगलमेंट था। हाँ, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट तो हम विस्तार से चर्चा ही करेंगे आज। लेकिन जैसे क्या होता है कि हम सोच रहे हैं, हमारे सोच, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट नेचर का एक प्रॉपर्टी है। जो सूक्ष्म जो सृष्टि है, सबटल वर्ल्ड है, सबटल वर्ल्ड जो कैसे काम कर रहा है,
जैसे वो क्वांटम एंटेंगलमेंट समझा रहा है, जैसे विज्ञान तो कैसे हो रहा है बता रहा है, तो वो उस चीज को स्टडी कर रहा है। तो हमारे जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व में हर वाइब्रेशन पड़ा हुआ है। हमने कुछ भी सोचा तो वो आकाश तत्व में वाइब्रेट होगा ही। जैसे हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग बंदा, जो भी हम जिसके दूसरे बारे में सोच रहे हैं, वो भी वही सोच रहा है और वो सिंक्रोनाइज हो गया। और आकाश तत्व के, क्योंकि आकाश तत्व तो कंटिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब वो हर जगह पे व्याप्त है, प्रभाव उसके हाँ चल रहे व्याप्त है। जैसे मेरे अंदर जो आकाश तत्व है, बाहर जो आकाश तत्व है, वो कंटिन्यूटी है, उसको हम डिसकंटिन्यूअस कर नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना, कॉन्शसनेस इज इंडिविजिबल, अविभाज्य है, कॉन्शसनेस अविभाज्य है। ये टाइम स्पेस से क्रॉस करके चला जाता है। तो ऐसे ही है आकाश तत्व, तो यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, वहाँ भी वाइब्रेट कर रहा है, और दोनों आत्मा एकाग्र है, मतलब उनके जो वाइब्रेशन है, एकाग्रता है वाइब्रेशन में, और वो कोइंसाइड कर गया तो नेचुरली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ एक स्पंदन है, वहाँ भी एक स्पंदन है, उसको जोड़ने वाला मीडियम आकाश तत्व है। और हमारा जो सिग्नल जो एक मतलब एकाग्रता है, उसका भी एकाग्रता है, वो आपके बारे में सोच रहा है और ये भी आपके बारे में सोच रहा है। तो वो एक जब कोइंसाइड कर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो रिजोनेंस करेगा वाइब्रेट करके। यही एंटेंगलमेंट है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है। हाँ। वो हम विस्तार में चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पे डिकोहेरेंस नहीं हो रहा, बाहर का बाहर का इफेक्ट वो नहीं हम हो रहा, बात करेंगे हाँ, अभी। मतलब एकाग्रता में इसीलिए बोल रहा हूँ, एकाग्रता मतलब आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये इसके बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ उसी के, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसको भी कोई नहीं कर रहा है, नॉन अफेक्टेड है, हाँ, आसपास नॉन के अफेक्टेड, एनवायरनमेंट हाँ। तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और हमें वो लगता है संयोग, लेकिन ये सूक्ष्म जगत की एक नियम है, वो अपने आप अंदर काम कर रहा है। जैसे खाने पचाना अंदर अपने आप काम कर रहा है, ये भी अपने आप काम कर रहा है हमारे अवेयरनेस के बगैर। ओके। अगला हमारा प्रश्न है कि लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स दो कणों का विज्ञान है। आत्मा परमात्मा से इसका क्या लेना देना? हम काफी बार अध्यात्म और साथ में क्वांटम अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्योंकि लोग वही बोलते हैं कि जब क्वांटम की बात आती है, ये अपने आप में एक सूक्ष्म अर्थ ही इसका सूक्ष्म है, तो क्या इसका आत्मा और परमात्मा से कोई लेना देना है? आप इसको किस तरीके से समझा सकते हैं? बेसिकली क्या है कि आत्मा परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, वहाँ तक तो विज्ञान अभी तक सोचा भी नहीं है। क्वांटम फील्ड जो ये बातें कर रहे हैं, क्वांटम फील्ड सूक्ष्म जगत की, पहले क्या था कि क्लासिकल फिजिक्स था, क्लासिकल फिजिक्स मतलब स्थूल जगत की बातें, और धीरे धीरे जैसे हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, क्वांटम साइंस आया कहाँ से? वो एनर्जी प्रिंसिपल से ही आया। एक टाइम में मार्क्स प्लांक करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हीट एनर्जी निकल रहा है, रेडिएशन जो हो रहा है, उसको समझने की कोशिश की है, जो एनर्जी कैसे निकल रहा है एक बॉडी से। तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करते करते बहुत इक्वेशन बनाए, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, उनको कोई पैटर्न नहीं मिला जो किस पैटर्न में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो फिर उन्होंने सोर्स क्या था? मतलब कोई भी बॉडी को हम हीट कर अच्छा। देते हैं, तो उस हीट जैसे हम करते हैं वो एनवायरनमेंट में एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। जैसे ये लाइट भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसका पैटर्न क्या है, मतलब कितने टाइम में तो वो मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, फिक्स्ड नहीं था कोई, हाँ, सबका अलग अलग हो रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ नियम होगा, उस नियम से एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, वो सबको कंपेयर कर रहे थे। अच्छा। तो उनको कोई सब में अलग अलग आ रहा था। तो फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको वो पता चला कि एनर्जी जो है ना पैकेट में रिलीज होता है। मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में रिलीज होता है। तो वो जो पैकेट्स को क्वांटम बोला गया पहले, उस टाइम वहां से क्वांटम बढ़ा, शुरुआत में वो 1900 में आया। अच्छा। फिर धीरे धीरे रिसर्च हुआ, फिर एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर ये जो डिफरेंट फील्ड्स आने लगा, तो फिर मैक्सवेल, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, नील बोर आए, मैक्स बोर्न आए, हाइजेनबर्ग आए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब सारे पूरा बहुत विस्तार हुआ क्वांटम फिजिक्स का। तो हमारे जो प्रश्न है आत्मा परमात्मा, उसको क्वांटम फिजिक्स के कैसे जोड़ेंगे? और बोला जाता है ये जितने साइंटिस्ट है जो लेटर पीरियड में आए, वो सब जर्मन्स के थे और यूरोपियन साइंटिस्ट थे, चाहे हाइजेनबर्ग हो, चाहे मैक्स बर्न हो, चाहे स्क्रोडिंगर हो, ये सब बहुत ही, ये सब बोलते हैं उपनिषद पढ़े हुए हैं। अच्छा। सारे,
और वो उपनिषद को पढ़ के उन्होंने यही बोला कि कॉन्शसनेस इज इंडिविजिबल, मतलब वो अविभाज्य है। हो जाए वो पूरा आत्मा परमात्मा को रियलाइज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि देयर इज सम एनर्जी, क्वांटम फील्ड, सम सबटल फील्ड, वो वाइब्रेटिंग फील्ड है और उसको हम समझ नहीं पा रहे, उसको प्रेडिक्ट हम नहीं कर पा रहे। उसका एक नियम है, वो नियम के हिसाब से काम कर रहा है। क्वांटम हमेशा स्थूल की बात नहीं करता, हमेशा सूक्ष्म की बात करेगा। उसके सारे नियम भी सूक्ष्म हैं। ओनली वाइब्रेशन फील्ड्स, वो उनके कहने का मतलब है हर चीज वाइब्रेशन कर रहा है, शून्य बोल के कुछ है नहीं। वो जो हम जिस फील्ड को देख रहे हैं पूरा 0 पॉइंट आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, 0 पॉइंट आता नहीं, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, वो बोलते हैं कि पूरा जो फील्ड है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम ये शून्य नहीं, ये एनर्जी फील्ड है। हम उसको देख सकते हैं, तो मतलब हम अपने ध्यान में बैठ कर देखेंगे तो ये एनर्जी फील्ड है, यहाँ भी वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ भी एक डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन इसके अंदर वाइब्रेट हो रहा है। हम जिस डायमेंशन, जैसे पोर्टल की बात कर रहे हैं, कहीं भी पोर्टल जो है, बोलते हैं कि हिमालय में पोर्टल है, वहाँ पोर्टल है, बाहर से तो कोई जाता है पोर्टल दिखता नहीं है, लेकिन वहीं ज्ञानगंज है, तो वहाँ वो वाइब्रेशन फील्ड्स है। हम जैसे वो वाइब्रेशन फील्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, वो पोर्टल से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट, वही एंटेंगलमेंट हो जाएगा। तो वो कंडीशंस है, उस हिसाब से हम कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे जो हमारे योग का प्रोसेस ही वही है, हम कहीं भी बैठ के किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पहले होता था। जैसे क्वांटम साइंस का एप्लीकेशन ही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। जैसे हम टेलीपोर्टेशन की बात करते हैं, टेलीपोर्टेशन में कोई स्थूल बॉडी नहीं जाता जो पिक्चर में दिखाता है, एनर्जी जाता है, जिसको हम अंतवाहक शरीर बोलते हैं। हमारे सुख में एनर्जी वहाँ कनेक्ट हो जाता है, हम अपने आप को, अपना एनर्जी को रिप्लिकेट कर देते हैं संकल्प से। तो वो पावर चाहिए आत्मा में, नॉलेज भी चाहिए, पावर भी चाहिए, तब जाके हो सकता है। तो ये सारे चीज पहले योगी लोग करते थे, ऐसा नहीं कि जैसे वो योग वशिष्ठ में जो आती है मल्टीवर्स, वो पैरेलल, उसको भी हम चर्चा करेंगे। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी, हमने उसको लाइव सेशन में भी एक बार लिया था, उसकी चर्चा करेंगे। आज उसको क्वांटम से राजा पद्म की कहानी, लीला और राजा पद्म, मतलब वो वशिष्ठ का ही लाइफ है। वो जो मैं पढ़ रहा था उसका पूरा, जो वशिष्ठ जो गुरु थे, उनके पत्नी था अरुंधति। वो बोलते थे कि उनका एक जन्म था ब्राह्मण के रूप में, गरीब ब्राह्मण के रूप में थे, लेकिन उन्होंने जब बैठा था तो देखा कि एक राजा जा रहा है सवारी में। वो राजा का जो लग्जरी और उसका जो वो देख के उनके मन में विचार आया, संकल्प उत्पन्न हुआ कि हमें भी ऐसा लाइफ जीना है। तो नेक्स्ट जन्म में उन्होंने वो लीला और पद्मा करके राजा बन के जन्म लिया। लेकिन उसी जन्म में उनके अंदर और एक भाव आया, तो वो जो संकल्प और एक किसी यूनिवर्स में जाके उनको क्या विदुधरा करके ना क्या था, और इसमें था शायद नाम क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, विदुर था करके एक वहाँ एक राजा बना। लेकिन उनके अपने पत्नी के साथ इतना अटैचमेंट था, लीला के साथ, उन्होंने भी उनको रिक्रिएट किया, बोले कि मुझे इसका साथ ही चाहिए, मतलब जिसके साथ में ये पहले थे, मतलब क्योंकि उन्होंने अपनी ही फॉर्म उधर देखा। तो वो सब संकल्प का शक्ति है। हम संकल्प के द्वारा अपने आप को मल्टीपल वे में रिप्लिकेट कर सकते हैं, और मल्टीपल डायमेंशंस में। जैसे यहाँ भी हम देखें, हमारे ज्ञान मार्ग में देखिए, क्योंकि मैं उसको इंडिविजिबल कॉन्शियसनेस इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम साकारी, आकारी, निराकारी बोलते हैं, वही कॉन्शियसनेस निराकारी में है, वही कॉन्शियसनेस आकारी में है, वही कॉन्शियसनेस साकारी में भी है, लेकिन हम स्मृति खो बैठे हैं। जैसे मैं एक जगह पे बहुत अच्छा चीज पढ़ रहा था, मेरा स्मृति परम धाम में क्या था अभी नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो गया, मैं विस्मृत हो गया। इसलिए मैं अपने आप को ऐसे मान रहा हूँ, जैसे कोई भी साधारण जीवात्मा अपने आप को ऐसे मान रहा है कि मैं तो अनंत समय से यहीं था, धरती पे हूँ, क्योंकि मेरा वो स्मृति खत्म हो गया। ऐसे ही हुआ जो पद्मा के साथ, जो राजा पद्मा जो थे, उसका स्मृति वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, माता सरस्वती आके कनेक्ट करा रहे हैं, उसको चारों डायमेंशन दिखा रहे हैं। जो तुम पहले ब्राह्मण थे, बाद में तुम पद्मा बना, फिर बाद में विदुधरा बना, और उससे पहले तुम वशिष्ठ और अरुंधति थे। उस स्मृति को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम भी स्मृति को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम मल्टीपल डायमेंशंस में हैं। इसलिए हमारे ज्ञान में भी बार बार बोला जाता है कि तुम अनुभूति करो,
कि तुम एक अवतार हो, बार बार बताया जाता है, जी क्योंकि हम अपने आप को क्रिएट करके इधर आए हैं, लेकिन हमारा स्मृति डिसकंटिन्यू हो चुका है। जिस मोमेंट में वो स्मृति आ जाएगा ये और सब ये विस्मृत हो जाएगा। ये विस्मृत हो जाएगा, तब मैं भी पढ़ा उसका, वो एक जगह पे लिखा है कि जब आपको याद आ जाएगा वो स्मृति, तो आपको लगेगा कि मैं तो परमधाम से कोई बाहर ही नहीं गया था, मैं तो यहाँ के ये परमानेंट डिलीट हो हूँ, जाएगा ना, ये सब खत्म हो विस्मृत हो जाएगा। जाएगा। हाँ तभी हाँ, ये एक सपना हो जाएगा। सपना हो जाए, यही सपना है। जो आपका ओरिजिनल एनर्जी जहाँ पड़ा हुआ है वो रियलिटी है। बाकी आप संकल्प से जितना भी अवतार ले रहे हैं, जितना क्रिएट कर रहे हैं, उसमें मन की ऊर्जा जा रहा है और आप अपने आप को क्रिएट कर, वो सब सपना है। ये सपना, ये भी सपना है। ये भी सपना से वही स्वप्न जगत और जब आज की जागृत दुनिया को कंपेयर करते हैं तो स्वप्न जगत के सपना टूट जाता है तो एहसास होता है कि हम जगे हुए हैं, तो यह जागृत जीवन है। लेकिन असल में यहाँ से भी जब हमारा ये टूट जाएगा मन यहाँ से, तो और वहां से स्मृति जुड़ जाएगी, तो ये भी सपना हो तो जाएगा। इसीलिए भगवत गीता में बार बार बोलते हैं नष्ट महास्मृति लब्धा। जी बिल्कुल। तो सपना हम जब देख रहे हैं वो सूक्ष्म दृश्य बन रहा है, उसमें क्या 3 तत्वों में दृश्य बन रहा है, लेकिन हम ये भी सपना है, लेकिन ये 5 तत्वों में दृश्य बन रहा है, तो इसलिए कठिन हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं, यहाँ विज्ञान कहता है हमारा कि जब तक कर्ण को कोई देखता है तब तक वह वेव रूप में अनेक संभावनाओं में रहता है, जब तक उसे कोई नहीं देखता। जैसे ही उसको देखते हैं तो वो एक रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये देखने वाला कौन है जिसकी बात की जाती है, और क्या विज्ञान अनजाने में, जैसे हम दृश्य की बात करते हैं, हम भगवत गीता के हिसाब से क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं जो 13वां अध्याय में है, तो जब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा ही हो गया कि भाई एक वेव फॉर्म में है, सब कुछ वेव है, जैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं वैसे ही वो पार्टिकल फॉर्म में हो जाता है, मतलब वो एक स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाता है, जिस भी रूप में आपने उसकी शायद वाइब्रेशंस या कल्पना करी हो। तो क्या विज्ञान अनजाने में इस दृष्टा यानी आत्मा तक पहुंच पा रहा है? क्या कहेंगे विज्ञान इससे? तो उस चीज को जानता ही नहीं है, आत्मा को, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली क्या है कि क्वांटम में कोई भी चीज़ काम करने के लिए ना, क्वांटम में उसका फास्ट कंडीशन है, चाहे क्वांटम एंटेंगलमेंट हो, चाहे क्वांटम टेलीपोर्टेशन हो, उसका फास्ट कंडीशन है कि वेब फॉर्म में रहेगा। ओके। मतलब जो दोनों चीज़ को हम जोड़ना चाहते हैं वो वेब फॉर्म में रहेगा। वेब मतलब एनर्जी फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, जो वो एनर्जी को हम ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल बन जाएगा, वेब पार्टिकल में बन जाएगा। तो उसको वो साइंस बोलता है कि कोलैप्स ऑफ वेब। जो वेब फंक्शन एक है वो कोलैप्स कर गया। तो हम जो देखना अगर चाहते उसमें डिस्टर्बेंस हुई, मतलब कोलैप्स मतलब वो डिस्टर्बेंस हुई, तो हाँ, उसमें उस collapse टाइप हो का गया। बोल सकते हाँ। हैं। हमने ऑब्जर्व किया या कोई चीज़ को मेजर किया तो वो डिस्टर्ब हो गया। हम जैसे कोई बंदा को, एक बच्चा को छोड़ दो अकेले खेलने के लिए, वो आप नहीं खेलेगा, आप उसको देखने लग जाओगे ना, वो कॉन्शियस हो कॉन्शियस हो जाएगा। जाएगा। वो फिर उसमें जो एनर्जी, फ्री एनर्जी है ना, खत्म हो जाएगा। हाँ। तो इस टाइप का है। नेचर भी ऐसा है। हाँ। नेचर भी नहीं चाहता है कि मुझे कोई देखे, वो अपने दुनिया में मस्त स्वतंत्र है, में रहना चाहते हैं। स्वतंत्र में रहना चाहता है। सब स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं। तो हम खुद निराकारी अवस्था में स्वतंत्र ही थे, अब तो कहाँ फंस यही गए? नेचर है। जी। तो मतलब हमें कोई ना देखे, हम किसी के पास ना जाएं, तो उसी में हमारा फ्री एनर्जी पूरा एक्सप्लोर मतलब निकलता है। तो यही प्रिंसिपल है। वो वेब कोलैप्स कैसे हो जाता है, तो इसका हम जो साइंस के साथ हम लिंक करेंगे, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, उसमें लाइट को उन्होंने जो जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन उन्होंने छोड़ा, पता चला कि वेव है। फिर जब उन्होंने कैमरा लगाया तो पता चला वो पार्टिकल है। तो मतलब साइंस भी इसको प्रूव कर रहा है। मतलब जो हमारा अध्यात्म में है, अध्यात्म में हम जैसे वेब फॉर्म को कैसे बोलेंगे, जैसे हम लिंक करेंगे अपने ज्ञान के हिसाब से एक तो परम चेतन अवस्था में, हाँ, परम चेतन अवस्था शून्य का नहीं, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम कोई भी निसंकल्प स्थिति में रहते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशन है। एनीथिंग कैन दैट हैपन, मींस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। हम कुछ भी रूप में प्रकट हो सकते ये हैं। हमारा नेचुरल स्टेट है। लेकिन जब हम किसी चीज को देखने लग जाते हैं, हम उसके ऊपर संकल्प करने लग जाते हैं, तो हमारे एनर्जी मैटर में कन्वर्सन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम हम दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा बन जाते हैं तो दृश्य बन ही जाता है। और जब हम निसंकल्प रहते हैं तो हम ना दृष्टा बनते हैं ना दृश्य देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तो ना हमें दृष्टा बनना है ना दृश्य भी देखना है।
तो हम पूरा एनर्जी उस समय निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होते हैं, वो एनर्जी फॉर्म वो है। एनर्जी फॉर्म जैसे बापूजी उसको ऐसे बोलते हैं कि तू देह और देह के संबंध को भूल, तब हम निष्क्रिय हो जाते हैं। हम देह से डिटैच हो गए, डिस्कनेक्टेड सब चीज से। डिस्कनेक्ट हो गए, और ये शायद इसकी कंडीशन भी होती होगी आपको। कंडीशन भी है। हाँ। तो इसीलिए वो जो वेव कोलैप्स कब करता है, जब हम संकल्प करते हैं, हम कुछ देखना चाहते हैं, और हम जो देखना चाहते हैं वही बन जाता है, मैनिफेस्ट होता है। राइट। तो इसीलिए बोलते हैं जैसा दृष्टि ऐसा सृष्टि। बिल्कुल हमें संकल्प मैनिफेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल। मैनिफेस्ट करने से वो जो एनर्जी मटेरियलाइज हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, वो कण बन गया। तो वो प्रिंसिपल साइंस भी प्रूव कर रहा है, और जो कि हमारा अध्यात्म में नियम भी है, जो जैसा दृष्टि ऐसा सृष्टि। तो हम निसंकल्प है तो हम वेव फॉर्म में है, राइट। और जैसे ही हम संकल्प करने लगा तो तो हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने लग गए। राइट। तो ये है वेव कोलैप्स कर गया, पार्टिकल बन गया। देखिए, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से और अध्यात्म के हिसाब से भी समझाती हूँ। देखिए, बापूजी ने ज्ञान में इतना डीप हमें समझाया है, मुझे बहुत इतना गर्व हो रहा है आज यहाँ पे बैठ के कि हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नए नए शब्द हैं, जितने नए आप लोगों के लिए होंगे जो विज्ञान क्षेत्र से नहीं हैं, उनके लिए जितने नए हैं उतने ही मेरे लिए नए हैं। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने बात जैसे वेव फॉर्म की करी, उसके नेचर की बात करी, तो यहाँ पे बापूजी का ज्ञान, जैसे हम कहते हैं ना कि बापूजी जब ये पूरी क्रिएशन का रहस्य बताते हैं कि भाई तुम निराकार थे, 3 अवस्थाएं आत्माओं की बता रहे हैं, निराकारी, आकारी, साकारी। तो जो निराकारी अवस्था हमारी होती है, उस निराकारी अवस्था में भी जब हम पूरे वेव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उसमें में पुरुष, शायद अभी भैया आगे समझाएंगे, सांख्य दर्शन के हिसाब से पुरुष प्रकृति को भी इसके साथ जोड़ा हुआ है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि हम उसके साथ भी जोड़ेंगे। तो ये वही बात हो जाती है, जैसे ही हमने उसमें संकल्प किया, वो था निष्क्रिय, लेकिन प्रकृति के जो एक स्पंदन से जो संकल्प उठा, वो संकल्प जो उठने से जो स्पंदन हुआ, उसी स्पंदन को हम कह सकते हैं वो वेव फॉर्म से वो कण फॉर्म में पार्टिकल बनने लगा, और उसी से क्रिएशन बनने लगी, और उसी क्रिएशन को हमने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया। आकारी रूप जैसे जैसे वो धीरे धीरे मैटर फॉर्म में लेती गई। मतलब उस समय तो पॉजिटिव मैटर कहेंगे कि उस समय तो चलो परम लाइट से परम तत्वों की दुनिया थी, एक बहुत, हाँ, बहुत अति सूक्ष्म थी, लेकिन वो क्रिएशन शुरू हो गई। तो ये जो मैनिफेस्टेशन का या जो विज्ञान अपना रूल बता रहा है, वो एग्जैक्ट बापूजी के ज्ञान से भी समझ आता है, और अध्यात्म में कोई ऐसा नहीं है, हम इसको कहीं से भी हम इसको डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकते। जब बुद्धि ये जब चीज को समझ जाता है बहुत परफेक्टली, तो उसका जो बिलीफ सिस्टम बहुत परफेक्ट हो जाता है। Right. जब हम सृष्टि को इस दिशा में समझ जाते हैं, तो हम चेतन की अस्तित्व को प्रूफ नहीं मांगते हैं, वो हम जान लेते हैं कि वो है, वो कर रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ता, वो तब प्रूफ नहीं मांगेगा। प्रूफ तब तक मांगेगा जब तक उसके मन में प्रश्न है। जी। अगला थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी इसको फिर आप है ना किसी तरीके से, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट की जब बात करते हैं, उसमें कंडीशंस की जो बात करते हैं, जो हमारे ध्यान, योग, सब चीज़ों में इसकी इम्पोर्टेंस है, वो आप समझाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम बात करते हैं, गूगल की एक विलो चिप है जिसको -273 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ज़रा सा भी उसमें अगर भारी स्पंदन हो तो एंटेंगलमेंट टूट जाता है उसका। मशीन के लिए इतनी सावधानी वो रखते हैं, मतलब यहाँ पे मशीन के लिए कितनी सावधानी रख रहे हैं। तो आत्मा परमात्मा का जब कनेक्शन बनाने की बात होती है, तो क्या हमें उसमें भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है आपको अभी ना समझ आ रहा हो प्रश्न, जब जवाब दिया जाएगा उसमें इसको आप ध्यान से भी जोड़ेंगे। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इसको किस तरीके से जोड़ते हैं, हम भैया से जानते हैं कि क्या समझाना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जो क्वांटम कंप्यूटर का चिप को रखा जाता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो चिप है उसको, वो पूरा बड़ा सिस्टम है, वो सिस्टम को पूरा -273 डिग्री सेंटीग्रेड में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो चिप ही क्वांटम फील्ड है। वो क्वांटम फील्ड को ही एक एनवायरनमेंट, क्वांटम फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका डिफरेंट सिस्टम रखते हैं। अच्छा। उनका बहुत प्रकार के फील्ड क्रिएट किया जाता है क्वांटम में, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट किया जाता है, और उसमें बहुत पैरामीटर्स को लिया जाता है, उसको क्यूबिट्स बोलते हैं। अच्छा। तो वो क्वांटम फील्ड से, क्यूबिट्स मतलब क्वांटम फील्ड से वो सिलेक्ट करते हैं साइंटिस्ट अपने हिसाब से, जो इंजीनियर से वो फील्ड को क्रिएट किया जाता है, और उस फील्ड को हम आइसोलेट करना पड़ता है। सारे डिस्टर्बेंस से, सारे मेजरमेंट से हम आइसोलेट करेंगे, अदरवाइज वो फील्ड का जो बिहेवियर है वो पैटर्न चेंज हो जाएगा।
तो जैसे हमने बताया कि जैसे उसको आइसोलेट करना ही पड़ेगा, ना उसको देखना है ना उसको मेजर करना है। अच्छा, देखना भी नहीं। हाँ, उसको पूरा एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। ओके, और मतलब उसका हम ये कह सकते हैं उसके ऑरा में कोई नहीं हाँ आना कोई चाहिए, नहीं है ना? आएगा। सिंपल सी बात। -273 डिग्री इसलिए बोला जाता है, इतना लो टेम्परेचर में वहाँ वाइब्रेशन स्टेबलाइज हो जाता है, कोई भी एनर्जी एंट्री नहीं करेगा, जो भी एनर्जी जाएगा ना उस लो टेम्परेचर में वो उसका जो वाइब्रेशन जीरो हो जाता है। ओके, मतलब वो अपने खुद के वाइब्रेशन में हाँ स्थिर रहता है, स्थिर कह रहेगा। सकते हैं। हाँ मतलब ओके, बाहर से कोई वाइब्रेशन उसके अंदर प्रवेश नहीं नहीं कर सकता है। सकता। क्योंकि गया भी तो -273 डिग्री, जैसे बर्फ है, पानी उछल कूद हो रहा है, बर्फ होने से स्थिर हो गया ना। तो इस टाइप का कोई भी एनर्जी गया 273 डिग्री टेम्परेचर में वो स्टेबलाइज हो जाएगा और वाइब्रेशन खत्म, तो वहाँ वाइब्रेशन जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो कंप्लीटली आइसोलेटेड रहेगा, उसको विज्ञान डी कोहेरेंस बोलता है, मतलब वो जो बाहर का एनर्जी अंदर नहीं जाएगा। तो तभी उस कंडीशन में वहाँ एंटेंगलमेंट होगा, जो क्यूबिट्स जो है उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो एंटेंगलमेंट में 4 कंडीशन हमने जैसे बता रहे हैं। तो एक तो उनमें एक ओरिजिन एक होना चाहिए, सोर्स, जो मतलब उनका एक पास्ट कनेक्शन होना चाहिए, ओके, है ना। जो दो पार्टिकल्स या जिनको जोड़ा जा रहा जो है, एनर्जी को हम जब जोड़ने जा रहे हैं, उसका उनका सोर्स एक होना चाहिए। सोर्स एक होना चाहिए या पास्ट कनेक्शंस होना चाहिए। जी, ये कंडीशंस को ध्यान से समझेगा, हाँ, प्रॉपर हम ज्ञान योग में इसको जोड़ेंगे अपने और जो दूसरा कंडीशन है डीकोहेरेंस, मतलब उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना बाहर के चाहिए, बाहर की एनवायरनमेंट से एनर्जी डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। डिस्कनेक्टेड रहना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है उसमें जो क्या बोलते हैं, उसमें एक डेफिनेट रिलेशन होना चाहिए, उनमें एक संबंध एस्टेब्लिश होना चाहिए, मतलब डेफिनेट होना चाहिए संबंध। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनमें ऐसा होना चाहिए कि उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं जैसे संस्कार संस्कार भी एक है। होने चाहिए, हाँ तो मतलब नेचर एक होना चाहिए। नेचर एक होना चाहिए, मतलब ऐसा है कि वो कनेक्टेड होंगे लेकिन वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि हाँ, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑन ईच हाँ अदर। ओके, वो कोई भी काम के लिए दोनों के, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट। जैसे रचना रचयिता, वो दोनों दोनों को छोड़ नहीं पाते हैं, दे आर कंबाइंड फंक्शन, सिंगल फंक्शन में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे परिवर्तन करना है तो रचना रचयिता मिलकर करेंगे, सिंगल नहीं हो सकता, एक कंबाइंड फंक्शन है। फोर्थ में है, उनमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होना चाहिए दोनों में। हाँ, ये मतलब भी एक इंफॉर्मेशन लॉस मतलब लीकेज नहीं होनी हाँ चाहिए, नहीं, ऐसा कहा था। इंफॉर्मेशन लॉस मतलब मैं आपको बताऊं, यहीं पर आएगा, संस्कार और स्मृति दोनों का जागृत होना चाहिए, नहीं तो अच्छा, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्मृति को जागृत करना पड़ता है, नहीं तो आपका कनेक्शन परफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो क्या बोला आपने इसको? इंफॉर्मेशन लॉस लॉस नहीं होनी होना चाहिए। चाहिए। जो अच्छा, डाटा है ना, जो हमारे स्मृति है, ओरिजिनल स्मृति है, और वो सामने वाला का जो ओरिजिनल स्मृति है, वो दोनों लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हो गया तो हम कनेक्ट नहीं कर मतलब हम पाएंगे, खो गए, मेले में खो गए फिर मेले तो। में खो गए। समझ गए। तो इसीलिए सिंपल टर्म में समझे हाँ, तो मेले में खो गए तो हम लोग। इसीलिए ये जो चीजें है ना, ये चारों चीज परफेक्ट होगा तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे, और वही तभी क्वांटम एंटेंगलमेंट होगा। एंटेंगलमेंट होगा। चाहे वो अगर हम हाँ विज्ञान की दृष्टि से समझे हाँ, या अध्यात्म आध्यात्म की में दृष्टि आत्मा से। परमात्मा या हाँ रचना रचयिता का हाँ, संबंध तो समझे। वो एक तो पहला जो है वो तो यूनिवर्सल कंडीशन है, क्वांटम में एनर्जी फॉर्म में रहना ही मतलब फर्स्ट कंडीशन है। एनर्जी पोजीशन मतलब उसको सुपर पोजीशन बोलते हैं, वेव फॉर्म में रहना है, मतलब हमें कोई संकल्प नहीं करना है, पहला कंडीशन। हमें निसंकल्प रहने की कोशिश करना है। फिर दूसरा कंडीशन है कि रचना रचयिता, मतलब सेम सोर्स या पास्ट कनेक्शन कहीं भी होना चाहिए। दूसरा, हमें अदर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, देह और देह के संबंधों देह को के, छोड़ो, हाँ वो मतलब सब, मतलब आउटर कर्म वर्ल्ड हो, डिस्टर्बेंस, मतलब उसके लिए कर्म बंधन कर्म हो गया, बंधन। कर्म बंधन हो गया, लिमिटेशंस हो गया, उसको लिमिट में डाल दिया, उसको और कुछ, मतलब उसका ओरिजिनल नेचर से और कोई चेंज कर रहा है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद जो आ गया वो जो जो डेफिनेट आपने बोला। डेफिनेट रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएगा, जैसे रचना रचयिता से अलग रह ही नहीं सकता है, वो एक डेफिनेट रिलेशन है, मतलब उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं होगा तो वो खोजेगा ही खोजेगा। खोजेगा उसको। ठीक है, और लास्ट में हो गया स्मृति, लॉस नहीं होना चाहिए, हाँ, लॉस हो गया तो फिर भूल गया वो उसको। तो ये जब हो जाएगा तभी वो कनेक्ट हो पाएगा। सबटल लेवल पे भी वही चल रहा है, जो क्वांटम वर्ल्ड में भी यही जब चल रहा है। एंटेंगलमेंट होता है ये है। और इवन अब उसको, ये तो योग में तो ये मैंडेटरी है ही, ये जो सारे चीज, और इसीलिए ज्ञान के थ्रू ही बापूजी करा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के थ्रू ही हम अपना स्मृति को राइज कर रहे हैं। जो जो डाटा लॉस हो गया है, वो डाटा लॉस को हम
जो स्मृतियों को जगा रहे हैं, तो हमारे पुराने जो हाँ, ओरिजिनल संस्कार है वो भी जग जग रहे रहा हैं, है। तो वो भी हो रहा है। हाँ। साथ ही साथ हम एक ही सोर्स है तो उस सोर्स से भी जुड़ रहे हैं, मतलब। और साथ में डीकोहेरेंस का जो आपने बोला रूल कि आप बाहर की सब चीजों से डिस्कनेक्टेड है, तो ही जाके आपका कनेक्शन Connection हो एस्टैब्लिश हो रहा है, राइट? तभी हो पाएगा। तो ये साइंटिफिक है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्म को साइंस से अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ध्यान भी हमारा साइंटिफिक है। ध्यान बापू तो जी का scientific पूरा है। ज्ञान के साथ पूरा जो योग की प्रकृति, हाँ, जो पूरा प्रणाली प्रक्रिया है, जो है। बापू जी ने प्रक्रिया बताई है, वो पूरी की पूरी साइंटिफिक प्रूफ हुई, प्रूफ देखा है। जाए तो, है ना? हाँ, हाँ। जिस तरीके से हम अगर इंटेंगलमेंट समझ रहे हैं इस बात में, तो यही बात होती है। तो तभी जाके क्या होगा कि एक डेफिनेट रिलेशन पैटर्न होगा, और तभी क्या होगा कि हमारे जो क्या बोलते हैं वहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी कनेक्ट हो पाएगा, फिर ही हम रेजोनेंस रेजोनेंस भी कर क्रिएट सकते कर हैं। पाएंगे वो, है ना? तो ये है हमारे क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये नेचर है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। इसको भी जानना चाहूंगी, हाँ, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते हैं कि आने वाला समय, हाँ। बापूजी ने जो तो अपनी पॉडकास्ट किया था अभी 2026 का 29 में, क्वांटम एआई हो हाँ, जाएगा। तो उसमें ये बताया था कि क्वांटम एआई आएगा, स्पिरिचुअल एआई आएगा, ये सब तो बापूजी ने बताया। उसमें क्या है कि जैसे क्वांटम फील्ड को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, फिर उसमें जब ये सब फुलफिल हो जाता है, जो क्वांटम ये कंडीशंस फुलफिल हो जाता है, तब उन्होंने एक सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दे के एंटेंगलमेंट कराते हैं फील्ड के अंदर। जो क्वांटम फील्ड है, 2 पैरामीटर्स है, वो क्यूबिट्स के अंदर एंटेंगलमेंट कराते हैं। मतलब एक आर्टिफिशियली कराया जाता है। फिर क्या होता है, जब एंटेंगलमेंट हो जाता है, वो नेचर का प्रॉपर्टी है, इन्होंने आर्टिफिशियली कुछ सिग्नल दे के कराया। एंटेंगलमेंट कराने के बाद वो फिर डांस करने लग जाते हैं, फील्ड अपना वाइब्रेट करने लग गया अंदर, है ना? उसको कोई ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा है, वो फुल अपने एक नेचर के रूल के हिसाब से वाइब्रेट किया। अभी हमें एक डेफिनेट रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि इंटरफेरेंस किया जाता है। जैसे आत्मा को हम डेफिनेट, मतलब सृष्टि को हम डेफिनेट दिशा कैसे देंगे? एक संकल्प देंगे तो सृष्टि एक दिशा में जाएगा, नहीं तो सृष्टि तो वाइब्रेट करेगा, वो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी जो भी में, जिस तरीके हाँ, से चलाना चाहे वो पहले वैसे ही संकल्पों ऐसे ही से चलती चलेगा। जाएगी। एक सृष्टि को हम फ्रीडम दे दिया, फ्री विल दे दिया, आत्मा को फ्री विल दिया, वो वाइब्रेट कर रहा है अपने एनर्जी में, लेकिन वो वाइब्रेशन तो 100 थाउजेंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड कहेंगे, एक इंटरफेरेंस करके एक दिशा दे रहे हैं। उसके लिए फिर और एक सिग्नल देते हैं उसको। अच्छा। एक वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल इंटरफेरेंस कराता है। इंटरफेरेंस को हम मानते हैं कि वो नेचर का प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसको आर्टिफिशियली एक एक्स्ट्रा सिग्नल दिया जाता है कि उसको हम ज्ञान मार्ग में बोल सकते हैं संकल्प हमें दिशा देता है ना? बिना दिशा के हम कार्य नहीं कर सकते। हमारे पास ऊर्जा बहुत है, जैसे हम ज्ञान सुनते हैं, बापूजी के ज्ञान सुनते हैं, हमें दिशा मिलता है जब हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हमारे ऊर्जा तो इन्फिनिट है, लेकिन हम उस दिशा पे फोकस होते हैं, तभी उसमें एकाग्रता होता है और हमारे जो सृष्टि को भी दिशा मिलता है। तो फिर उसको एनर्जी दिशा देने के लिए इंटरफेरेंस किया जाता है, फिर वो रिजल्ट देता है। और इसमें क्या है कि प्रकृति का नेचर है ना, प्रकृति है, उसमें इन्फिनिट एनर्जी है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है, तो ये बहुत फास्ट काम करता है। तो इसका जो आउटपुट है ना, ह्यूज आउटपुट है। मतलब इसमें बोलते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर में मतलब लगभग जो चीज़ नॉर्मल कंप्यूटर बोलते हैं 10 टू दी पावर 25 ईयर्स में कैलकुलेशन करेगा, वो 5 मिनट्स में करता है। अच्छा। हाँ, क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि क्वांटम फील्ड है ना, वो वाइब्रेशन में चल रहा है। पहले क्या होता था, वो चिप है 0101 में चल रहा है, यहाँ नहीं है, वो फील्ड वाइब्रेशन में चल रहा है और हम सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल दे, वो सब प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोग्रामिंग करके। तो आप ऑफ कैमरा ये भी बता रहे थे कि जो उसको सिग्नल्स दिए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही फॉर्म में दिए जाते हैं, तो वो सब वाइब्रेशन ऐसे कुछ कमांड जैसे हम देते हैं या हम प्रॉम्प्ट देते हैं, ये सब या कोई लैंग्वेज फॉर्म में नहीं, वो वेव फॉर्म में ही सारा कुछ, सारे सिग्नल जा रहे हैं, सारे उसको इंटरफेरेंस, एंटेंगलमेंट, फील्ड, सारे वाइब्रेशन में चल रहा है, बहुत फास्ट काम करता है। तो वो बोलते हैं कि आज के डेट में जितने भी हम डाटा एनक्रिप्शन कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ डाटा दे रहे हैं, बैंक का डाटा है, हमने पासवर्ड दिया, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, तो वो डाटा को कोई मतलब आपको डाटा को कोई मतलब क्या बोलते हैं, क्रैक क्यों नहीं कर सकता कि उसको कैलकुलेशन करने के लिए
उतना ईयर्स लग जाएगा। मतलब कोई भी क्रैक करना चाहे हमारे पासवर्ड वगैरह को, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो वो 10 टू द पावर सम 15 ईयर्स 20 ईयर्स लग जाएगा। वो तो लाइफ ही बोल रहे हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स है, वो तो उससे भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद वो 5 मिनट में हो जाएगा। मतलब हर चीज को वो ऐसे कैलकुलेशन करेगा। इसको मैं थोड़ा सा अब इसका सार लाती हूँ, क्योंकि समय भी कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। जैसे बापूजी इसको कंप्यूटर जैसे कह रहे हैं कि ये समय आएगा ना, तो अब इसको किस दृष्टि से बापूजी कह रहे हैं, मतलब इसको हम स्पिरिचुअल लेवल पे हाँ, किस तरीके से कनेक्ट करते तो हैं? ये जब क्या होगा कि अभी जो एआई है, एआई जो आ रहा है, एआई अलग ही प्रोग्राम है अब। लेकिन एआई को चलाने के लिए तो एक कंप्यूटर चाहिए। अभी जो आज के डेट में जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स है जो यूज हो रहे होंगे यूज हो रहा है, उसका स्पीड बहुत लिमिटेड है। और जब ये क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, उसके साथ कनेक्ट किया उसके जाएगा साथ जो इसको। कनेक्ट होगा, तो वो एक ह्यूज सिस्टम क्रिएट करेगा। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हर चीज को बताने लग जाएगा। लेकिन ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है। लेकिन बापूजी जो बोल रहे हैं कि जब आकाश तत्व आएगा, राइट, तब तो सिर्फ वाइब्रेशन में काम चलेगा। तभी बापूजी ने कहा कि वो ऊपर के कई ऊपर गैलेक्सियों की भी पिक्चर्स विजुअलाइज करके दिखा देगी। वो शायद इसीलिए ऐसा भी दिखा बोला। सकता है क्योंकि अभी आज भी हम जो चर्चा कर रहे थे, सारे डाटा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। मतलब जो कंप्यूटर भी जो डाटा प्रोसेस कर रहा है, वो भी चिप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक लिमिटेशन है, वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हायर डायमेंशन से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, वो यही का स्थूल का ही स्थूल का है। पर अगर उसको हम सूक्ष्म से कनेक्ट कर दें, जैसे आकाश तत्व कहो या परम आकाश तत्व कहो, तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डाटा डेटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका विजुअलाइजेशन या इंफॉर्मेशन जो आएगी वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीफोल्ड हो जाएगी। और क्वांटम कंप्यूटर उसको ह्यूज स्पीड में कैलकुलेशन करेगा, तो वो सारे चीज को निकाल के ले आएगा। मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो पिक्चर बन जाएगा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारे डाटा वो हो जाए, गैलेक्सी का डाटा इधर लेके चला है। ओके, ठीक है, आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा डीप है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से समझा रहे हैं और जिस तरीके से आपको उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अध्यात्म से, सब समझ आ रहा होगा आपको। एक प्रश्न फिर से एंटेंगलमेंट से रिलेटेड है, वो कंडीशन आपने कही उसी से ही थोड़ा संबंधित है। विज्ञान कहता है एंटेंगलमेंट अज्ञान से नहीं, लीकेज से टूटता है। क्या हमारी आत्मिक ऊर्जा है वो दिन भर जैसे हम मोबाइल विचारों में लगे रहते हैं, इंद्रियों में लगे, तो ऐसे हमारी लीक हो रही है, या क्या यही आधुनिक मनुष्य की थकान का असली कारण? हाँ, मतलब जैसे मैं इसको थोड़ा अध्यात्म से जोड़ रही हूँ, अध्यात्म से हम जब जोड़ते हैं कि हमारे योग से, जैसे हमारे ज्ञान मार्ग में है कि 24 आवर्स योग करना है, तो हमारे लीकेजेस कहाँ हैं, हम योग से कैसे चले जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार की हैं लीकेज। एक तो है हमारे जो ऊर्जा कहाँ लीकेज हो रहा है मतलब वो डिकोहेरेंस हो रहा है। मतलब हम मोबाइल देखने लग गए, हम चलो डिस्ट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, और जितने डिस्ट्रैक्शन होगा हमारा संकल्प चलेगा। मतलब हम किसी को भी देख रहे हैं, जैसे बापूजी बोलते हैं संग के साथ रंग रहे। हाँ, रंग रहे। मतलब जैसे देखते हुए ना देखो, वो बापूजी पता, सुनते हुए ना सुनो। इसका अर्थ क्या है, मेरे सामने तो वो आएगा, लेकिन मेरा संकल्प नहीं चलना चाहिए। जैसे मेरा संकल्प चला, अच्छा वो आए, मेरा संकल्प नहीं चल रहा है तो मैं देखते हुए भी नहीं देख रहा हूँ। अच्छा मैं मोबाइल भी देख रहा हूँ, लेकिन मोबाइल देखते हुए मेरा संकल्प चलने लग गया तो मैं कनेक्ट हो गया उसके साथ, फिर मेरा एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ये सब हमारे जो योग से हमें डिस्ट्रैक्शन से बाहर करते चला जाएगा। और हम जितना ये सब देखेंगे, क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं, उनको तो इतने ज्ञान में जाते नहीं है और ना इतना अभ्यास कर रहे हैं, और वो जैसे ही कोई भी चीज़ देखते हैं ना, वो तो सारे जो भी दृश्य हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उनको रियल मान लेते हैं, रियल मान के उनके प्रति जुड़ जाते हैं। जैसे जुड़ जाते हैं उनका संकल्प चलने लग जाता है, जैसे संकल्प चला उनका एनर्जी मैटर में कन्वर्ट। वो सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तभी मैटर में कन्वर्ट होगा, नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्वांटम फील्ड है। वो संकल्प चला तो अंदर मैटर बनने लग गया, वो मैटर बनने लग गया। मतलब मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि कारण शरीर में वो बनने लग जाता है, वो इमीडिएटली वो कारण कुछ करो कार्य या ना करो, वो जैसे ही आपने देखा और उसको जैसे देखते हुए देखा, देखते हुए अनदेखा नहीं किया, देखते हुए देखा।
वो अच्छा है, सुंदर है, ये क्या है, जैसे ये सब एक्सप्रेशन आने लग गया, वो इमिडिएटली एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। राइट। तो बस यही है कि सावधानी बरतो, हाँ। आत्मिक शक्ति बढ़ाओ अपनी। अब एक सीधा प्रश्न, थोड़ा सा डिफरेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। किस्मत पहले से ही लिखी है या हम बदल सकते हैं? आप कहते हैं, जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि फ्री विल लगभग किसी के पास रही नहीं आज के जगत में, सब संस्कारों के से मजबूर है। तो क्या हम सब प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर है, ये कह सकते ये हैं? तो फिर पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? हाँ, नहीं देखो, ये जो जो ये हम ज्ञान मार्ग में जब जाते हैं, बाबूजी के भी बहुत वीडियो है, सारे प्रोग्राम्ड है। मोस्टली आज के समय में ना सारे प्रोग्राम्ड है, सारे संस्कार से मजबूर हैं। और फ्री विल आज के डेट में तो किसी के पास नहीं है। एक तो फ्री विल का हम अर्थ समझें, जो फ्री विल है क्या। जैसे मैं समझूं कि एक आत्मा फर्स्ट क्रिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे निराकारी फॉर्म में स्टार्ट हुआ, उसमें कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, उसका फ्री विल 100% है। जैसे उसने बाहर की दुनिया को देखने लग गया, क्रिएशन करे, वो उसमें संकल्प आने लगा। पहला प्रश्न जो उसके मन में आ जाता है, क्या है, मैं कौन हूँ, स्टार्ट हो गया। तभी बापूजी बोलते हैं मन आ गया। तो उस मोमेंट में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुआ। कहने का मतलब है एक फॉर्म क्रिएट हो गया, तो मैटर बन गया, आकार बन गया। तो उस मोमेंट में उसका फ्री विल जो था वो लिमिट होना स्टार्ट हो गया। धीरे 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 लिमिट होते होते उसका जो पूरा ऊर्जा है जब स्थूल में आ जाता है, उसका फ्री विल खत्म, कोई उसके पास फ्री विल नहीं है। फ्री विल तब है जब उसके एक संकल्प से सृष्टि में सारे परिवर्तन हो जाएगा, सृष्टि को दिशा दे सकता है, तभी उसका फ्री विल है। सृष्टि को दिशा देने से पहले तो उसको अपने मन को दिशा देना पड़ेगा। मन को दिशा देना पड़ेगा। सृष्टि तो बहुत दूर की बात है, अभी तो उसका मन ही कंट्रोल में नहीं है। अब वो क्या है कि अब ऐसा पोजीशन में है कि वो जितने भी संकल्प करे वो उससे मुक्ति ही नहीं मिल रहा है अपने शरीर से ही। तो आज के डेट में क्या होता है, उसका फ्री विल ही 0 है। अब ऐसा वो फंस चुका है। क्या है कि हमारे जो मन बुद्धि है ना, उसको काम कैसे करता है, वो भी एक क्वांटम फील्ड है। तो मन बुद्धि काम कैसे करेगा, संस्कार से ही है। हमारे 2 प्रकार के संस्कार हमारे अंदर काम कर रहा है, एक स्थूल संस्कार, एक मूल संस्कार। मूल संस्कार तो जब वो परमधाम में था, वो तो इमर्ज ही नहीं हो रहा है। और हमारे इमर्ज होकर स्मृति में क्या पड़ा है, स्थूल संस्कार पड़ा है, स्थूल स्मृति है, स्थूल संस्कार पड़ा है। और संस्कार ऐसा चीज है, इतना सूक्ष्म है, कोई बंदा को आप ज्ञान भी समझाओ, वो उस वक्त बोलेगा मैं ज्ञान समझ गया हूँ, लेकिन करेगा अपने संस्कार के हिसाब से। सही बात है, आप उसको कर ही नहीं सकते हो। तभी काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को एक बात समझाने के बाद भी उनका 15 दिन बाद वापस फोन आएगा वही क्वेश्चन लेकर। वही क्वेश्चन आएगा। हाँ, जबकि उसका जवाब क्लियर कट दे चुके हैं, हाँ। समझा दिया है, लेकिन फिर से वही प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आएगा क्योंकि उसके संस्कार नहीं परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आप वो चीज हमने कहीं एक वीडियो कहीं एक चर्चा की है आनंद भाई जी के साथ, तो आप कॉन्शियस माइंड में कुछ भी चीज समझें वो सबकॉन्शियस में नहीं जाता है। राइट, क्योंकि संस्कार इतना सबकॉन्शियस में पड़ा है, मतलब एनर्जी लेवल पे प्रोग्राम्ड हुआ है, तो वो इतना फास्ट काम करता है कि वो ये जो कॉन्शियस में हम जितना भी समझ गए उसका कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। मींस अगर चेंज करना है तो सबकॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियस पे चेंज करने से कोई कॉन्शियस फर्क नहीं, वो तो वापस अपना जीरो पे आ जाएगा। हाँ, तो वो जो संस्कार क्या है, संस्कार के हिसाब से बुद्धि काम करता है और संकल्प बुद्धि में बनता है। बुद्धि मजा ले रहा है, रस ले रहा है, मतलब जितना भोग की द्रव्य का, हम इंद्रियों से पहले बुद्धि में रस ले लेते हैं और बुद्धि से पहले संस्कार में पड़ा है वो। और संस्कार कहाँ से ले रहा है, स्मृति से पहले मजा लिया है, वही वृत्ति वही वृत्ति बन गया। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि में संकल्प बन गया और मन वहां जुड़ गया। तो ये ऐसे ही काम कर रहा है। और जैसे संस्कार क्या है, कोई भी मूल से नहीं जुड़ा हुआ है। अब संस्कार ही प्रेरणा दे रहा है कर्म करने के लिए, हम देखेंगे। और कर्म जैसे कर लेता है, वही कर्म को रिपीट करता है, वो संस्कार और दृढ़ हो जाता है। मतलब वो इमर्ज करने ही नहीं देगा उसको, उसका जो मूल संस्कार है उसको इमर्ज करने ही नहीं दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग कहते हैं कि हम बदल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो यही कारण है। इस कारण को समझ जाओगे फिर उस समाधान पे जाओगे। तो इसलिए जो फ्री विल है, मैं इसलिए बोलता हूँ फ्री विल किसी के पास नहीं। फ्री विल सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है। और वो उनकी दिशा के, मैं इतना समझ पा रही हूँ या कह सकती हूँ कि जो उनकी दिशा पे चल रहे हैं
वो धीरे धीरे उस ज्ञान के माध्यम से अपनी फ्री विल कभी यूज कर पा रहे, कभी नहीं कर पा रहे। हाँ, वो भी अभी नहीं, बेचारे वो क्या होता दोनों है, चीजों में है बैलेंस, क्योंकि अभी हाँ, कंप्लीट मैटर में है ना, अभी पूरी हाँ, तरह उस मूल तक नहीं मूल जुड़े तक हैं। नहीं जा सकता। एक्चुअली क्या है कि मैं प्रैक्टिकली इसको बता रहा हूँ, मतलब मैं अपने अनुभूति से ही बता रहा हूँ। जैसे हम लंबे समय तक ज्ञान में हैं, योग भी कर रहे हैं। योग का अर्थ क्या हो रहा है, जैसे हम ज्ञान को ही रियलाइज कर रहे हैं योग में, तो ज्ञान को हम जितना रियलाइज करेंगे योग में ना, उतना सबकॉन्शियस लेवल में हमारा एनर्जी जा रहा है। राइट, जो वो एनर्जी जा रहा है, वो एनर्जी ना धीरे धीरे संस्कार को ढालेगा, नरम करेगा। वो जो दृढ़ संस्कार पड़ा है ना, राइट, तो ये लंबे समय का प्रोसेस है। जो कोई आज सुनेगा कर लेगा ऐसा नहीं नहीं है। होगा। तो इसलिए वो जो सबकॉन्शियस में जाने के लिए योग भी मैंडेटरी है। इसलिए ऋषि मुनि हजारों युग हाँ, युगांतर तक तपस्या हाँ, करते थे, क्योंकि उनको भी संस्कार बदलने होते संस्कार थे ना, बदलना पड़ता है। तो भी उनके संस्कार नहीं बदलते, नहीं क्रोध बदलता तो था। भी आ जाता था। वो क्या है उनमें थोड़ा क्या था, योगी का क्या है कि वो, हम लोग क्या है कि ज्ञान मार्ग में है। जो मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जो बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को लगता है ये योगियों के पास भी नहीं है। हाँ, क्योंकि सन्यासियों के पास नहीं है। तो यहाँ पर हमारे संस्कार परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनके पास वो है नहीं। वो क्या करते थे, दिन भर बैठ के हठ योग तपस्या में, जैसा हो गया हठ योग में बैठे रहते थे। तो वो हठ योग एक प्रकार की उनके अहंकार को बूस्टअप करता था, है ना, अहंकार को बूस्टअप करता था। इसलिए उनका योग कोई भंग कर दिया, इमीडिएटली अभिशाप देते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। अगर मन बुद्धि ऑटोमेटिक क्वांटम फील्ड की तरह कर्म करती है, और शायद ऑलमोस्ट हमने जवाब दे दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर मन बुद्धि संस्कार क्वांटम फील्ड की तरह कर्म कर रहे हैं, तो क्या मैं कर रहा हूँ सोचना अज्ञान है? तो पाप पुण्य किसका? हाँ, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है कि हम इसको शॉर्ट में बताएंगे। तो इसमें मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो आत्मा के नजदीक है बुद्धि, है ना, जो बुद्धि जिसको महत बोलते हैं, बोल हाँ। दिया सांख्य लेकिन योग के वो क्या हिसाब कि से। महत का अर्थ है कि जब विवेक बुद्धि जागृत होगा। महत मतलब हाँ, बहुत ही प्योर बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, प्रकृति के नजदीक हाँ। वाला। लेकिन अभी जो बुद्धि है ये स्थूल बुद्धि है ना। लेकिन ये बुद्धि के जो है ना, बुद्धि के द्वारा ही आत्मा देखता है। जैसे शरीर ये आंख से देखता है, आत्मा बुद्धि से देखता है। बुद्धि जो चीज आत्मा के पास पहुंचा देता है, आत्मा स्वीकृति देता है। आत्मा कोई करता नहीं है, कुछ नहीं करता। आत्मा एक चीज है, मतलब अप्रूवल देता है, और करता है लेकिन अप्रूवल देता है। तो मतलब जो संकल्प आया उसको अप्रूवल दिया, तो वो संकल्प के साथ आत्मा का ऊर्जा चला गया। ओके, है ना, डीप है काफी ये बात। हाँ। तो मतलब बुद्धि उस तक सिग्नल पहुंचा रही पहुंचा है, देता है आत्मा तक, और का, आत्मा उसको हाँ यस और नो बोल रही ये है। सर नो बोल देता है। हाँ, बस अगर उसने यस बोल दिया, वहीं पर ही उसकी ऊर्जा निकल गया, वाइब्रेशन वहीं पर वाइब्रेशन निकल गया। तो भोगना तो आत्मा को पड़ेगा, अप्रूवल उसने दिया है। हाँ। तो कर्म में तो आत्मा ही फंसेगा। हाँ, करता हुआ भी करता हुआ भी वो साक्षी दृष्टा तो है, हाँ। लेकिन अप्रूवल दिया है, तो इसलिए भोगना पड़ेगा। अपनी करनी पाप पुण्य भोगो फिर। इसलिए कह सकते हैं कि आत्मा पाप पुण्य भोगती है, नहीं तो हम यूजुअली क्या कहते हैं, ना आत्मा ना पाप भोगती है, ना पुण्य भोगती है। तो ये वही बात आ जाती है, आत्मा ही जन्म के बाद जन्म आता है ना। हाँ, सही बात। अच्छा, आगे अब हम सृष्टि के थोड़े से प्रश्न ले लेते हैं। सांख्य, जैसे हमने बात करी थी शुरू में ही, सांख्य योग से हमने इसको जोड़ना था। तो पुरुष कुछ करता नहीं है, जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं कि भाई उस साक्षी दृष्टा की बात कर रहे हैं। तो सांख्य कहता है पुरुष कुछ करता नहीं है, केवल देखता है, और सारी क्रिया प्रकृति में होती है। पर यह तो उल्टा लगता है कि मैं तो सुबह से रात तक काम करता हूँ, तो असल में करता कौन? नहीं, मतलब जैसे इसको तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अभी हमने आत्मा तो निष्क्रिय है, लेकिन वो अप्रूवल देता है। और क्रियाएं, सारे जितने भी क्रिया हैं, सारे प्रकृति में ही होती है। चाहे वो, जैसे प्रकृति हम किसको बोल रहे हैं, जैसे लाइट माइट हो गया, मूल प्रकृति हो गया। मूल प्रकृति के बाद महतत्व आता है। कहते हैं वो प्रकृति के ही विकार हो गए, हाँ, ऐसा कहते प्रकृति, हैं। मूल प्रकृति जो है ना, मूल प्रकृति प्योर है, एज प्योर एज पुरुष, है ना। लेकिन जब पुरुष ने संकल्प किया, उस संकल्प को मैनिफेस्ट करने के लिए वो वाइब्रेशन उसके अंदर आता है। वो वाइब्रेशन पहले महतत्व बनाएगा, महतत्व के बाद अहंकार बनेगा, अहंकार के बाद उसके अंदर जो पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, ये जो 26 तत्व है ना, वो बनेंगे। और सारे क्रियाएं, सारे इसी में होगा, महतत्व में क्रियाएं होगा, फिर अहंकार के द्वारा
पंच तत्व में तो क्रियाएं मूल हुई। प्रकृति में नहीं होती है? मूल प्रकृति वो तो उसको सक्रिय होती है ना, मूल सक्रिय प्रकृति करती है। सबका मालिक है, ओके। लेकिन मूल प्रकृति को इवन सांख्य भी बोलता है मूल का भी मूल नहीं है। मतलब मूल प्रकृति इज एज गुड एज ब्रह्म। मतलब मूल प्रकृति से सारे बना है, लेकिन मूल प्रकृति भी इससे लिप्त नहीं होता ओके। है ना। तो जैसे कहा शिव शक्ति एक हाँ। समान कह दी, तो जैसे आप कहना चाह रहे हो कि जो मूल प्रकृति है वो भी सेम, उसका भी सेम है। मूल पुरुष जो मेरा मूल जो कॉन्सेप्ट शक्ति यही है, हाँ। क्योंकि इसका कोई व्याख्या नहीं है कहीं पर। अच्छा। मेरा जो मैं जो उसको समझा हूँ, मूल प्रकृति जो है लाइट माइट हम जिसको जैसे बोलते हैं, जैसे सूर्य का किरण, सूर्य के हम किरण को अलग नहीं कर सकते हैं। नहीं। वो सूर्य और किरण इक्वल है, एज गुड एज है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह है ही सकते, नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं रह नहीं है। सकते। ऐसे लाइट माइट ऐसे ही है, जैसे सृष्टि स्टार्टिंग में भी लाइट माइट था, एंड में भी लाइट माइट रहेगा। महत्व तो बाद में आया, फिर ये आया, फिर ये आया, जो भी लेयर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो अनादि हैं। ओके। अनादि मतलब इनकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। सिर्फ हम ब्रह्म को अनादि नहीं कह सकते हैं, लाइट माइट दोनों अनादि हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा, अभी आगे कहते हैं, जैसे सांख्य के अनुसार अहंकार जब जन्मा तब परम सात्विक महत्व से रजोगुण मिला, यानी मैं एक मिलावट से पैदा हुआ, जैसे हमने कहा कि एक संकल्प से। तो क्या पूरा व्यक्तित्व, हमारी पहचान एक मिलावट पर खड़ी है? हाँ, मतलब एक्चुअली दो चीज है, एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। ठीक है। हमारा जो अस्तित्व है वो अव्यक्त है और व्यक्तित्व व्यक्त है। राइट। तो व्यक्तित्व आया कहाँ से? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो व्यक्तित्व आया ही हमें जब क्या मैं शुरू हुआ। तो हम मैं कब शुरू हुआ? हम जब परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए तभी मैं आया। हम पहले जब परमात्मा की ओर देख रहे थे, हमारा पूरा परम सात्विक बुद्धि था, जो हम जिसको महत बोल रहे हैं वो परम सात्विक है। तब वो पूरा परमात्मा की ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो रहा था उस बुद्धि में। तब हमारे अंदर कुछ था ही नहीं, जिसको आपने कहा वो विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि है, विवेक ख्याति हम बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की ओर देखने लगा, परमात्मा जो हमारे रचयिता से मैं डिस्कनेक्ट होने लग गया, तभी मैंपन आया। तभी मैं स्वतंत्र अपने आप को अनुभव करने लगा और संकल्प करने लग गया। और संकल्प किया मतलब क्या हुआ? मैं कंपटीशन में आ गया, मैं दूसरे को कंपेयर करने लगा, तभी अहंकार आने लगा। आप देखेंगे जैसे मल्टीवर्स का क्रिएशन में 60 कला से 40 कला तक बहुत क्रिएशन हुआ यूनिवर्स, उसके ग्रेट 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 यूनिवर्स। क्यों हुआ? कंपटीशन करने लग गए। मैं 10 बना रहा हूं तो तुम 10 बना रहे हो। तो वो यही मतलब अहंकार इसी टाइप का है, प्रतिस्पर्धा। मेरे को ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तभी वो भी ऊपर भी हो रहा है वही चीजें। तो इसलिए ये सब स्टार्ट होने लग गया। तो इसलिए मैं एक मिलावट है, वो क्या है कि वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। हमारे आज भी देखोगे जो मतलब बापूजी के ज्ञान में मल्टीवर्स आज गिरा क्यों? क्योंकि हमारे जो मालिक है मल्टीवर्स का मालिक, वो अपने रचयिता से डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्ट में होता तो नहीं होता ये चीज। सही बात है। अच्छा, अभी जो है बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे हम ऑलमोस्ट आगे जाके ऑलमोस्ट एंडिंग पे जाएंगे, जिसमें हम क्वांटम फील्ड, भौतिकी में जिसे क्वांटम फील्ड कहा जाता है, जिसमें एक समस्त कण संभावनाओं के रूप में उभरता है और निरीक्षण होते ही निश्चित रूप ले लेता है, जैसे हमने वेव और पार्टिकल समझा। अब इसको हम सांख्य दर्शन से, जिसकी हमने बात करी थी, कि क्या सांख्य दर्शन की दृष्टि से ये क्षेत्र स्वयं शक्ति, मूल चेतन, सक्रिय ऊर्जा जैसे शाक्त जो परंपरा है उससे वर्णित किया जा सकता है? मतलब इसको किस तरीके से आप सांख्य दर्शन में मतलब और अपना क्वांटम फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कहते हैं प्रकृति का ये प्रथम विकार जिसने संपूर्ण सृष्टि क्रम का सूत्रपात किया, या फिर शक्ति का महतत्व, अतः एक ही तत्व के दो नाम कहो जिन्हें अलग अलग दार्शनिक परंपराओं ने अपनी अपनी शब्दावली में कहा। मतलब जो भी हम पूरी क्रिएशन समझ रहे हैं सांख्य योग से भी, जैसे आपने कहा पुरुष प्रकृति हुआ, उसके बाद महतत्व आया, अब पर प्रकृति समझो या महतत्व को, मतलब ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई उसको हम क्वांटम जब फील्ड में समझा रहे हैं तो किस तरीके से समझा तो रहे हैं? बेसिकली क्या है, मतलब क्वांटम फील्ड तो वाइब्रेशन का फील्ड है ना। तो ये सब्टल लेवल पे कैसे चेंजेस हुआ, मतलब हम जो अभी जो स्थूल तत्व में आ गया, सृष्टि का क्रम क्या है, कैसे वाइब्रेशन हुआ। जैसे आज विज्ञान गॉड पार्टिकल की बात कर रहा है,
विज्ञान गॉड पार्टिकल की बात कैसे कर रहा है? दो प्रोटॉन को टकरा रहा है और एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो फिर एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है उसको मेजर कर रहा है। विज्ञान तो मेजर ही करेगा, जैसे हमने अभी चर्चा की है। जी। तो लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो ऊर्जा जो ऊपर से नीचे तक आया, जो वो बापूजी भी हम बोलते हैं कि एक ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है तो ऐसे शिव का ही रहता है, महाब्रह्मांड में महाशिव का रहता है। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है ना, सांख्य बताया कि कैसे ये वाइब्रेशन नीचे तक आया और ये वाइब्रेशन रुक कहाँ गया, स्थूल में क्यों रुक गया, है ना। जैसे हम मूल प्रकृति जो है, क्योंकि सांख्य में पूरा मूल प्रकृति की ही चर्चा हुई है और उसका सबसे फेमस श्लोक है कि ये जो मूल प्रकृति का जैसे हर चीज का एक उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है कि कार्य कारण। कार्य मतलब आउटपुट, और वो आउटपुट का कारण क्या है, उस लॉजिक से जाते हैं। जैसे पंचतत्व, पंचतत्व कहाँ से आया? पंच तन्मात्रा से आया, है ना। पंच तन्मात्रा कहाँ से आया? अहंकार से आया। अहंकार कहाँ से आया? मतलब हम पूछेंगे तो अहंकार का कारण कहाँ है? महतत्व है। महतत्व का कारण कौन है? मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का कारण कौन है? कोई कारण नहीं है। अच्छा, समझ रहे? तो मूल प्रकृति एज गुड एज ब्रह्म है, ब्रह्म का नित्य साथी है वो। तो ये नहीं कहेंगे कि वो उसका मूल कारण पुरुष हुआ? नहीं, उसको नहीं कहा जाता है। अच्छा। वो उसका एटर्नल कंपेनियन है, वो उसके उससे भिन्न होता तो आप बोलते। जब उससे भिन्न ही नहीं तो उसका कारण क्या बोलेंगे? क्योंकि जैसे ही लाइट क्रिएट हुआ माइट भी क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं है कि लाइट के बाद माइट क्रिएट हुआ, है ना। समझ रहे? हो जाए 1 सेकंड का डिफरेंस हो सकता है, हमें पता नहीं कितना तो वो इसलिए उसका कोई कारण नहीं है। तो ये जो क्वांटम फील्ड की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो फास्ट वाइब्रेशन जो क्रिएट हुआ लाइट माइट से क्रिएट हुआ, महत्त्व बन गया। महत्त्व एक लेयर बन गया, तो फास्ट क्वांटम फील्ड महत्त्व है। लेकिन वो फील्ड बहुत प्योर था, उसमें नेगेटिविटी था ही नहीं। आप जो क्रिएशन की बात हम कर रहे हैं, वहाँ 3 गुण का मिश्रण है। जैसे सत्व रजत तमो का मिश्रण है। सत्व भी एक वाइब्रेशन है, रजो भी एक वाइब्रेशन है, तमो भी एक वाइब्रेशन है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं तमोगुणी। रजोगुणी भी अपना वाइब्रेशन है, सत्वगुणी भी एक वाइब्रेशन और उसी व्यवहार में रहते हैं। अब वही कार्य करेंगे। सही बात। तो ये जो महत्त्व जो था ना, महत्व जिसको बोलते हैं, परम बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, वो एक ही चीज है जिसमें ये दोनों गुण था ही नहीं। उसमें केवल परम, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ परम सात्विक। मतलब तमो और रजो का है ही नहीं, वहां ज्ञान ही ज्ञान है। सत्वों का जो नेचर क्या है, वो सिर्फ ज्ञान की खोज करेगा, वो और किसी चीज को यूज नहीं करेगा। वो अपने इंद्रियों को भी ज्ञान के लिए यूज करेगा, राइट, है ना। वो सिर्फ अनुभूति के लिए यूज करेगा, भोग के लिए यूज करेगा ही नहीं वो। तो वो सत्वगुण का नेचर है। रजोगुण का नेचर है प्रतिस्पर्धा, मुझे और ज्यादा चाहिए। तमोगुण का है मैं भोग सिर्फ भोग करूंगा। लेकिन जब परम सात्विक था, जो महत था, महत ओनली ज्ञान का प्रेरक है, परम शुद्ध ज्ञान। इसलिए बोलते हैं ना ज्ञान स्वरूप। तो जब परम शुद्ध बुद्धि हो गई, परम शुद्ध बुद्धि वो ज्ञान स्वरूप है। जब हम वो तत्व को इमर्ज कर लेंगे, हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। मतलब हम वो जो हमारा जो आकारी रूप वही है। फिर जब वाइब्रेशन और बढ़ा, अहंकार आने लगा, संकल्प ज्यादा चलेगा तो डिग्रेडेशन होगा, वाइब्रेशन फील्ड डिग्रेडेशन होगा। ऐसे जो क्वांटम फील्ड साइंस जो भी बोल रहा है, क्वांटम वाइब्रेशन, क्वांटम साइंस, वो भी मल्टीपल लेयर में है। वहाँ भी क्वांटम लेयर है महत्त्व में। फिर अहंकार तत्व जब आया, वहाँ भी एक्चुअली अहंकार का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन हम जैसे ही ये स्थूल जगत थोड़ा डिफरेंस हो गया, वहाँ पे अहंकार आ गया, मतलब मेरा, मैं, मेरा। तो उस वहां पर एक वाइब्रेशन, चाहे वो सूक्ष्म में हुआ होगा, लेकिन जहाँ पे डिफरेंस आ गया, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे परम आकाश भी क्रिएट हो गया ना, वो भी अहंकार हो गया। वो आकार ले लिया, तो वो वाइब्रेशन एक अलग ही लेयर क्रिएट हो गया। जहाँ से वैसे वास्तव में बापूजी ने एक वीडियो में भी शायद बताया कि जहाँ पे परम वायु आ जाता है, तो वहाँ पे ऐसे बापूजी के ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो परम धाम, मूल वतन, सूक्ष्म वतन। तो मूल वतन जैसे महत्त्व बोल सकते हैं। मूल वतन में अहंकार का स्टार्टिंग हुआ है नहीं, लेकिन जब परम आकाश हुआ तब अहंकार स्टार्ट हो गया। मैं को देखने का संकल्प आया, आकारी मूल से जैसी, तो वहां से स्टार्ट आ गया। तो ये वाइब्रेशन बढ़ता गया। लेकिन जब स्थूल तत्व में आ गया, वो वाइब्रेशन खत्म ही हो गया। मतलब वो ऊर्जा जो फ्लो कर रहा था, एक जो उसका संकल्प का जो मतलब डेफिनेट, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लग गया और स्थूल में आके पूरा फंस गया। स्थूल में आया तो उसका संकल्प कोई काम ही नहीं कर रहा है। सही बात है।
इसलिए हमारे संकल्प, हम पावरलेस हो चुके हैं अभी। पावरलेस, हाँ, हमें सिर्फ ज्ञान ही है। सही बात है। देखिए अभी तो इसको खत्म करने से पहले, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि हम इसको एक बार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भी जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा आप उसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे दीजिए, फिर हम इसको कभी एक डिटेल में इसका एपिसोड लेंगे। पर भगवत गीता में भी जिस हाँ, तरीके से इसको एक्चुअली जोड़ा क्या गया है है कि दृष्टादृश्य को, क्योंकि तो फिर हमारा एक आखिरी प्रश्न है जिसमें हम पैरेलल यूनिवर्स का पूछने वाले हैं। भगवत गीता में 18 चैप्टर है, बहुत प्रकार की योग के बारे में बताया है। उसमें 13वां चैप्टर जो है उसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, ज्ञान को जब हम अंतःकरण में रियलाइज कर लेते हैं, ज्ञान तो सिर्फ हम समझना को ज्ञान बोलते हैं, जब तक हम रियलाइज नहीं करते वो विज्ञान नहीं बनता है ना। तो इसलिए विज्ञान उसको बोलते हैं कि जब हम रियलाइज करते हैं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका अपने होता ऊपर है। करना पड़ेगा, हाँ, और वही। कोई नहीं है। हाँ। तो मतलब आप कोई ज्ञान को रियलाइज कर रहे हैं तो फिर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, करके उसमें रिजल्ट लाइए, तब उसको विज्ञान बनेगा, नहीं तो विज्ञान नहीं बनेगा, नहीं तो फिर वो सिर्फ बोलने वाला चीज हो जाएगा। तो इसमें क्या श्री कृष्ण ने उसको बोलते हैं अर्जुन को कि मैं जो चीज बता रहा हूँ इसमें ये बहुत ही गहरी बात है, इसको तू समझ जाएगा ना, तेरा योग अपने आप लगने लग जाएगा। बोले कि जो मतलब पूरा सृष्टि जो बना है ना, पूरा सृष्टि में 2 डिवीजन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब खेती, अब जो बीज डालोगे वो उसके वही पेड़ बन जाएगा। बनेगा। तो हमारा क्षेत्र क्या है, हमारा कारण शरीर है ना, महाकारण शरीर, ये क्षेत्र है। और बीज कौन फील्ड डाल, है, मतलब फील्ड है, अपने साइंस की भाषा में साइंस में फील्ड हो फील्ड है। गया। हम उसमें क्या बीज डालेंगे, जो वाइब्रेशन डाल रहे जो हैं, वाइब्रेशन बस डालेंगे वही बीज वो बन गए। उगेगा वही। सही बात। तो वहीं से शरीर बन गया, सूक्ष्म शरीर बन गया, स्थूल शरीर बन गया, सारे बन गया। और जो क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, सृष्टि है। और तुम्हारा जो क्षेत्र है वो व्यक्तिगत क्षेत्र है, और ये जो सृष्टि है समष्टि क्षेत्र है। तुम्हारा क्षेत्र और सृष्टि का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ऐसे क्षेत्रज्ञ जो संकल्प कर रहा है वो परम क्षेत्रज्ञ से जुड़ा हुआ है। तो मतलब परमात्मा, अगर परमात्मा उनको से, समझे तो हाँ, जो आसानी पूरा से। सृष्टि में चारों तरफ व्याप्त है उसकी ऊर्जा। जैसे हमारे शरीर में हमारे आत्मा की ऊर्जा ही है, ऐसे सृष्टि परमात्मा की शरीर है, उसमें परमात्मा की ऊर्जा फैला हुआ है। तो इसलिए बोल रहे कि आप जो बंदा ये भेद को जान लिया, भेद मतलब रहस्य को जान लिया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य को जान लिया, वही योग स्थित हो जाता है और वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इस शरीर में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो और जन्म नहीं लेगा, क्योंकि वो जो बीज और डालेगा ही नहीं। बहुत गहरा, और इसको अनुभव करेंगे तो समझ आएगा। आखिरी प्रश्न इस एपिसोड का, फिर हम खत्म ही करेंगे। पैरेलल यूनिवर्स पर बहुत सारी फिल्में बनी हुई है, ठीक है। हम युवा भी आजकल मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। योग वशिष्ठ में भी हमने उसकी तो चर्चा कर ली है, उसको हम फिर से इतना डिटेल में नहीं लेंगे। पर हजारों साल पहले ही ये सब चीज़ें हो चुकी थी, जब राजा पद्म की और लीला की हम कहानी भी पढ़ते हैं। वही आत्मा दूसरे लोक में एक जीवन जी रही होती है ना, राजा पद्म की। क्या मल्टीवर्स हमारे शास्त्रों की एक नकल है, कह सकते हैं, या और क्या ये साधारण मनुष्य कभी एक साथ 2 लोकों में या 2 दुनियाओं में हो सकता है? बेसिकली ये जो मल्टीवर्स थ्योरी, ये जो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी जो है, जी। साधारण आत्मा के लिए तो नहीं है, जिसका संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल है, जिसके आत्मा में ऊर्जा बहुत है, तभी वो दोनों यूनिवर्स में पैरेलली रह सकता है, वो अनेक रूप क्रिएट कर सकता है। ये तो हमारे ज्ञान में भी है। जैसे क्या हो रहा है, बापूजी भी बहुत बार बताए हैं, जो एक रचना कितने रचयिता, एक रचयिता कितने रचना कितने क्रिएट करता है, अपने रूप निकालता है। वो भी तो पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा है, वो उससे डाटा तो ले ही रहा है, उसका जो अनुभव ले रहा है ना, वो कनेक्टेड है उससे। और जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर अलग बात है, नहीं तो जब तक कनेक्शन में है वो एक साथ कितने यूनिवर्स में जी रहा है। जैसे एक महाशिव है, महाशिव से कितने सारे शिव हैं, इतने ब्रह्मांड बने हुए हैं, वो महाशिव के पास तो सारे ब्रह्मांड का डाटा पड़ा हुआ है। वो मतलब एक महाशिव अनेक ब्रह्मांडों में एक साथ जी रहा है, उसकी ऊर्जा है। ऐसे ही ये सिर्फ पावरफुल आत्मा के लिए है, जिसमें संकल्प शक्ति है, आत्मा में शक्ति है। वो बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स में अपने संकल्प द्वारा वो अपने जो क्रिएशन कर पा रहा है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जैसे योग वशिष्ठ में जो वशिष्ठ ऋषि है, वशिष्ठ और अरुंधति, वही जो कंपेनियन है, वो कंपेनियन हर जगह पे क्रिएट हो रहा है। मतलब
एक यूनिवर्स में वो राजा बन के लड़ रहे हैं, एक यूनिवर्स में वो अपने लीला के साथ रह रहे हैं। मतलब ये सारे चीज कोई इमेजिनरी नहीं है। ये मतलब ऐसा है कि जैसे ये जड़ साइंस है, वो चेतन का साइंस है। वो हम अदृश्य है, वो हम बता भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये प्रूव तो है, हमारे योग वशिष्ठ में प्रूव है। तो देखिए, आज की जो चर्चा है बेहद महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा था, रहेगी, क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी बातें करी है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम, हमने एंटेंगलमेंट की बात करी, उसमें उससे अध्यात्म से जोड़ा, ज्ञान से जोड़ा, योग से जोड़ा, आपकी आत्मा की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से जोड़ा, सृष्टि का पूरा चक्र को जोड़ा। मतलब अगर हम कहें किसी भी लेवल पे कि हम विज्ञान से अलग है अध्यात्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो चैतन्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, इसलिए विज्ञान अभी कई चीज़ों में पीछे है। लेकिन जैसे बापूजी ने कहा है कि अभी आगे आने वाले में स्पिरिचुअल एआई होगा, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग की ये सब व्यवस्थाएं आएंगी, पर तब तक टू लेट ना हो जाए, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई है बापूजी की। बहुत महत्वपूर्ण आज पॉडकास्ट भी एक रिलीज़ हुआ है बापूजी का, जिसमें बापूजी ने आज अभी जो हमने लास्ट चर्चा करी पैरेलल यूनिवर्स की, उसमें ही बापूजी ने उस पैरेलल यूनिवर्स की बात करी है कि क्या हम मल्टीपल डायमेंशन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या उसके साथ हमारा अभी भी संबंध इस्टेब्लिश है या नहीं। कभी कभी कुछ ऐसे भी होता है कि हमारा क्रिएशन तो हो गई, लेकिन अब हमारा उनके साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो एक इंडिपेंडेंट आत्मा अपने ही लेवल पे काम करती है। कभी कभी वो आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन उसका वो काउंटर पार्ट जो उसने क्रिएशन करी थी वो मुक्त नहीं होती। ये सब जानना है तो आप बापूजी की वीडियो सुनिए। बापूजी की वीडियो सारी दिव्य दृष्टि से, बापूजी ने जो भी ज्ञान दिया है वो दिव्य दृष्टि से दिया है, और काफ़ी ये अलौकिक पारलौकिक ज्ञान है। और आज हमने यही कोशिश करी कि एक लौकिक ज्ञान को, एक हद के ज्ञान को, एक भौतिकी ज्ञान को हम उसको थोड़ा सा अलौकिक दृष्टि दें और आपकी बुद्धि का स्तर और चेतना का स्तर बढ़े। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट ज़रूर से बताइएगा। और भी अगर आपके कोई प्रश्न है विज्ञान में ऐसे जिसको आप अध्यात्म से कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हैं, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आई है, पॉडकास्ट पसंद आया है, तो ज़रूर से इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारे साथ डेली जुड़िए, बापूजी के चैनल से जुड़िए। बापूजी का मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे 1,80,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1500 से ज़्यादा लाइव मेडिटेशन सेशंस हो चुके हैं। डेली रात को लाइव होता है, रात को 10 से 11। हमारे इस चैनल पे मॉर्निंग में डेली मेडिटेशन होता है, सुबह 5:30 से 6:30। तो ज़रूर से जुड़िए, आत्म जागृति अभियान में जुड़िए हमारे साथ, विश्व परिवर्तन के इस कार्य से जुड़िए। बापूजी के संकल्प को हमें साकार करना है, ये पूरे मल्टीवर्स को अमर लोक बनाना है। उसके लिए वाइब्रेशंस लेवल पे काम करना है। कलेक्टिवली हम परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पूरे आप अगर लक्ष्य को जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और हमारे इन चैनल से तो जुड़ ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेहद धन्यवाद भैया। परम शांति सभी को, सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश से भरा रहे। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो